जलाली का लहजा अटल था। अब ये बात इनसे कौन कहता कि हजरत, अगर आपने वाकई जान दे दी और दाए अजल को लब्बैक कह डाला तो मूर्ति वाले बाक्स को कैसे ढूंढा जाएगा? वो तो आपके साथ ही कब्र में उतर जाएगा। मैं और इमरान कुछ देर तक इशारों के नायों में बात जलाली साहब को बावर कराने की कोशिश करते रहे कि इन्हें किसी तरह का कोई लालच नहीं है तो फिर वो किसी तरह इस बाक्स वाली जिम्मेदारी से सबको दोष होने की कोशिश करें। लेकिन डॉक्टर महनाज ने ठीक ही कहा था। वो अपने मुअक्कफ पर फौलाद की तरह सख्त रहते हैं। किसी भी तरह के दलाइल से इनके मुअक्कफ में लचक पैदा नहीं की जा सकती। अगर कभी ये लचक पैदा होनी हो तो फिर इनके अंदर से होती है। इस मुलाकात में कुछ और अमूर जरूर तय हो गए। जलाली साहब ने इत्तेफाक किया कि यहाँ कोठी में हम मौजूदा हैसियत से ही मौजूद रहें। जरूरत पड़ने पर रजिया के अलावा इमरान भी किचन में खिदमत अंजाम दे सकता है। इसके अलावा कोठी में मौजूद काली भेड़ों का सुराग लगाया जाए और ये काम जल्द से जल्द किया जाए। सेक्रेटरी नदीम को भी एतमाद में ले लिया की जाए कि वो हम दोनों को भी सिक्योरिटी के इंतजामात और इनमें होने वाली तब्दीलियों से आगाह रखे। जिस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी, मैंने सांवली रंगत वाले फतेह मोहम्मद की आवाज़ सुनी। वो किसी मुलाजमा को आवाज़ दे रहा था। इसका मतलब था कि वो इर्द गिर्द मौजूद है। हालांकि जलाली साहब ने किसी को भी इस तरफ आने से मना किया था। ये फतेह मोहम्मद इस कोठी और फार्म हाउस में यकीनन एक मशकूक शख्स था। मैं और इमरान जल्द अज जल्द इसके बारे में जानना चाहते थे। अगले रोज दोपहर को मैंने फिर एक अजीब मंजर देखा। डॉक्टर महनाज अपनी वालदा से मिलने लाहौर गई हुई थी। इमरान ने बाबे तफैल की बहू रजिया के साथ मिलकर खाना तैयार किया और अब डॉक्टर अदील का हाथ बटाने के लिए जू की तरफ चला गया था। 12 बज चुके थे और जलाली साहब का खाना ले जाने वाला मुलाजिम वहीद अभी तक नहीं आया था। फिर एक मुलाजमा ने मुझे बताया कि जलाली साहब की तबीयत कुछ खराब है। उसने तफसील नहीं बताई। मैं जलाली साहब को देखता हुआ एक अंदरूनी कमरे में पहुंचा तो यहाँ एक अजीब मंजर देखा। जलाली साहब सोफे पर इस तरह बैठे हुए थे कि उसे नीम दराज सुना कहा जा सकता था। 20-22 साला 2 कबूल सूरत मुलाजमाएं उनके साथ चिपक कर बैठी हुई थी। दीगर लफ्जों में कहा जा सकता था कि उन्होंने जलाली साहब को अपनी बाहों में लिया हुआ था। जलाली साहब के हाथ दोनों मुलाजमाओं के हाथ पे थे और उन्होंने जलाली साहब की उंगलियों को यूं थामा हुआ था जैसे वो सुन्न हो चुकी हों और लड़कियां उन्हें अपनी मुट्ठी में दबाकर हरारत पहुंचाना चाहती हूँ। जलाली साहब की आंखें बंद और चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। फिर मैंने मुलाजमा जरीना को देखा। वो एक तरफ से आई, जलाली साहब के पाँव के पास कालीन पर बैठ गई और उनके पाँव की उंगलियों को अपनी गुदाज हाथों से हुले हुले दबाने लगी। मैं किचन में वापस आ गया। इस 4 दीवारी में जलाली एक ऐसा मुअम्मा था जो अभी तक पूरी तरह हमारी समझ में नहीं आया था। सिर्फ 2 दिन पहले हम पर यह हैरतनाक इंकिशाफ हो चुका था कि इस कोठी में जलाली और डॉक्टर महनाज के ताल्लुक की नौयत यकसर बदल चुकी थी। वो बड़ी राजदारी से खुफिया शादी के बंधन में बन चुके थे। मेरा अंदाजा था कि जलाली साहब के करीब तरीन लोग भी इस नए ताल्लुक से बेखबर हैं। यकीनन मेरे कानों में भी इतनी जल्दी इस ताल्लुक की भनक न पड़ सकती अगर ड्राइंग रूम में माइक्रोफोन नस्ब न होता। आज आके बाबा तफैल और उसकी बीवी ऐसे अफराद थे जिनके बारे में शुबा हो सकता था कि वो उस नए ताल्लुक से आगाह है। किसी वक्त तो मुझे शक होता था कि शायद जलाली और महनाज के निकाह की कार्रवाई भी बाबा तफैल ने ही अंजाम दी होगी। बाबा तफैल भी फतेह मोहम्मद की तरह इस कोठी का एक खामोश और गहरा किरदार था। वो सफेद रेश और झुकी कमर वाला शख्स था। वो और उसकी बीवी 5 वक्त के नमाजी थे। उसकी बीवी के हाथ में अक्सर तस्बीह भी नजर आती थी। इनका बेटा और बहू रजिया भी यहाँ मुलाजमत करते थे। बहरहाल वो दोनों सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। इनके बरक्स बाबे तफैल और उसकी बीवी को यहाँ घर के अफराद जैसी हैसियत हासिल थी। दोपहर के वक्त जलाली साहब की तबीयत संभल गई। इन्होंने जू का एक राउंड भी लगाया। ईरानी बिल्ली और बलूंगड़ों की हिफाजत के लिए एक मुसल्ला गार्ड 24 घंटे मौजूद था। 4 बजे की चाय की जगह जलाली साहब ने दोपहर का खाना खाया और फिर लाहौर टेलीफोन करके अपने जख्मी मुलाजमों की अयादत करने के बाद सो गए। डॉक्टर महनाज की वापसी 5 बजे के करीब हुई। वो कुछ थकी थकी और कुछ रोई रोई सी थी। मैंने अंदाजा लगाया कि वालदा से मिलकर आई है और हस्बे मामूल वालदा से उसकी झड़प भी हुई है। बात यह अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। वालदा ने उसे अल्टीमेटम दिया था कि वो 2 हफ्ते के अंदर जलाली साहब के लिए किसी दूसरे डॉक्टर का इंतजाम करके कोठी छोड़ दे, वरना वो जिंदगी भर उसकी शक्ल नहीं देखेंगे। वालदा बेचारी को क्या पता था कि डॉक्टर बेटी अब कोठी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वो इस मुलाजमत को बाकायदा एक रिश्ते में बदल चुकी है। एक ऐसा रिश्ता जो आश्कार हो गया तो जबरदस्त की जग हसाई और तानाजनी का सबब बनेगा। मतलब दोपहर से अबर आलूद था। शाम होते ही अंधेरा छा गया और तेज बारिश होने लगी। मैंने अपने और महनाज के लिए चाय बनाई। चाय से भरे हुए मग लेकर हम एक बरामदे में बैठे और बातें करने लगे। मुझे और महनाज को साथ देकर दीगर मुलाजमों को हैरत नहीं होती थी। इनका ख्याल यही था कि डॉक्टर महनाज मेरी शौकिया शागिर्द बनी हुई है और मुझसे कुकिंग सीख रही है। मैंने महनाज को आज दोपहर वाली सूरत हाल से आगाह किया
और बताया कि आज मैंने जलाली साहब को किस हालत में देखा है। मेरे इस बयान में एक तरह का तजस्सुस था और कई एक सवालात थे। मैं इस तजस्सुस का इजहार पहले भी 2-3 बार महनाज से कर चुका था कि वो कन्नी कतरा गई थी। आज मैं चाहता था कि कन्नी ना कतराए और मुझे कुछ ना कुछ बताए। मैं कोशिश करता रहा, आखिर महनाज को नीम आमादा करने में कामयाब हो गया। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस कोठी में 2-3 जगहों पर CCTV कैमरे मौजूद थे, मगर हम जिस जगह बैठे थे वहां इस तरह का कोई खतरा मौजूद नहीं था। मुख्तार मलिक वाले वाक़े के बाद से महनाज मुझ पर खासा भरोसा करने लगी थी। वो मेरी जिस्मानी फिटनेस और फाइटिंग स्पिरिट से बहुत मुतासर थी। उसके इसरार पर मैंने उसे अपनी कायाकल्प के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। मैंने उसे बताया था कि लड़कपन से मार्शल आर्ट का स्टूडेंट रहा हूं, लेकिन कभी इस मैदान में कामयाबी हासिल न कर सका। अदना खिलाड़ियों में भी शामिल ना हो सका, लेकिन फिर हादसात की और हालात की सख्तियां मेरा हांका करके एक ऐसे शख्स तक ले गई जो शायद मरने से पहले मेरी आमद का इंतजार कर रहा था। मैंने महनाज को बारूदा जैकी की कहानी सुनाई थी और उसके बारे में दीगर बातें बताई थी। तो मैं जिक्र कर रहा था डॉक्टर महनाज की नीम आमादगी का। उसके तासुरात से लग रहा था कि जलाली के इसरार पर से सारा नहीं तो थोड़ा बहुत पर्दा जरूर उठा देगी। बादल बरस रहे थे और हवा के ससराहट में इजाफा हो रहा था। वो बोली, ताबी साहब, हम एक दूसरे के अच्छे दोस्त और हम राज हैं। आपको वादा करना होगा कि जो कुछ आपको बताऊंगी आप अपने तक महदूद रखेंगे। मैं वादा करता हूँ डॉक्टर महनाज, मैंने खलूस दिल से कहा। कुछ देर तवक्कुफ करने के बाद वो बोली, ताबिश जलाली साहब बचपन से बल्कि 3-4 साल की उम्र से जबरदस्त अकेलेपन का शिकार रहे हैं। इनका यह अकेलापन जिंदगी के किसी भी हिस्से में दूर नहीं हो सका, यहाँ तक कि वो अपने आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं। मैं समझा नहीं डॉक्टर महनाज, आप किस अकेलेपन की बात कर रही हैं? बाबा तफैल बता रहा था कि जलाली साहब ने अपना बचपन और जवानी एक भरी पूरी फैमिली में गुजारे हैं। फिर इनके वालिदैन ने बड़े चाव से इनकी शादी भी की। इन्होंने 30 साल तक एक अच्छी अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। इनके 3 बच्चे भी हुए। महनाज अजीब फीके अंदाज से मुस्कुराई। इसके बावजूद ताबी साहब जलाली हमेशा तन्हा रहे, यकसर अकेले। बाबा तुफैल ने आपको एक खास बात नहीं बताई और वो बता भी नहीं सकते थे। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। जलाली साहब 3-4 साल की उम्र से एक बीमारी का शिकार रहे हैं। ये जल्द का एक मुतअद्दी मर्ज था, नहायत तकलीफ थे, नहायत जिद्दी। इस मर्ज ने जलाली साहब की जिंदगी तो अजीरन की ही है। इनके करीबी रिश्तों को भी हमेशा एक सख्त इम्तिहान से 2-4 रखा। मां से ज्यादा करीबी भला कौन होता है? इस मां के दिल पर क्या गुजरती होगी जो अपने 3-4 साल के बच्चे को छू भी नहीं सकती हो, और इस बच्चे के दिल का क्या हाल होता होगा जो अपने माँ बाप के लम्स को तरसता रहता हो। यह बीमारी कब तक रही? मैंने पूछा। समझो हमेशा रही, महनाज ने अफसुर्दगी से कहा। आमतौर पर जल्दी अमराज का दौरानिया तवील होता है, लेकिन ये बीमारी तो जलाली साहब की तकरीबन 3/4 जिंदगी को निकल गई। इसने तकरीबन 60 साल तक जलाली साहब को अपने पंजों में जकड़े रखा। जलाली साहब के पूरे जिस्म पर बहुत बारीक बारीक से दाने निकल आते थे, गर्मी दानों जैसे, लेकिन ये गर्मी दानों की तरह खुश्क नहीं होते थे। इनमें सुर्खी और गीलापन होता था। जलाली साहब की वालदा और उनकी बड़ी बहन के हाथ भी इस बीमारी का शिकार हो गए थे, और अगर वो दोनों डॉक्टरों की हदायत पर अमल ना करती तो शायद वो भी पूरी तरह इसकी लपेट में आ जाती। जलाली साहब की बीमारी का इलाज भी हुआ, क्यों नहीं। जलाली साहब 4 बहन भाइयों में सबसे छोटे और लाडले थे। इनका ताल्लुक एक खुशहाल जमींदार घराने से था। लाहौर और शेखुपुरा के नवाह में इनके सैकड़ों एकड़ जरी जमीन थी। जलाली साहब के वालिद एक पढ़े लिखे शख्स थे। इन्होंने नन्हे जलाली का इलाज अंदरूने मुल्क ही नहीं बैरूने मुल्क भी कराया। इन्हें इंग्लैंड और जर्मनी तक लेकर गए। जलाली साहब की तकलीफ कंट्रोल जरूर हो जाती थी, मगर खत्म नहीं होती थी। ये छूत के जबरदस्त असरात भी रखती थी। मुआलजों की हदायत के मुताबिक जलाली साहब को दूसरों से बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था। 4-5 साल का बच्चा अपने वालिदैन और भाइयों के लम्स को तरसता रहता था, लेकिन ऐसी कोई राहत उसके नसीब में नहीं थी। जलाली साहब के खानदान में पहले भी ये तकलीफ मौजूद थी? मैंने पूछा। नहीं, ना पहले थी ना बाद में किसी को हुई। यह वाहिद केस था। बाबे तुफैल और इस की बीवी को इन वक्तों का सारा हाल मालूम है, लेकिन वो दोनों किसी को बताते नहीं। एक तरह से दोनों जलाली साहब के पुराने राजदार भी हैं। बहरहाल मेरे साथ इन्होंने काफी कुछ शेयर किया है। वो बताते हैं कि इस बीमारी में छूत के असरात इतने शदीद थे कि कोई भी जलाली साहब के करीब नहीं जाता था। इन्हें प्याज का ज्यादा इस्तेमाल कराया जाता था ताकि छूत के असरात कम हो और बीमारी में भी अफाका रहे। वो जलन की वजह से सारी रात तड़पते रहते थे। माँ इन्हें 2-2 घंटे बाद दूध पिलाती थी और दीगर तदबीरें करती थी। उस वक्त वो इन्हें गले से भी लगाती थी, लेकिन इस तरह के जलाली साहब के जिस्म का कोई नंगा हिस्सा उनके जिस्म से छू ना पाए। खास तौर से बीमारी से मुतासरा हिस्सों को छूना तो बहुत खतरनाक था। इन हिस्सों पर दवा वगैरह लगाते वक्त दस्ताने इस्तेमाल किए जाते थे। मैंने कहा, लेकिन डॉक्टर हम जानते हैं कि जलाली साहब की शादी हुई, इनके सेहतमंद बच्चे भी हुए, मगर मैं समझती हूँ कि शादी जैसा रिश्ता भी जलाली साहब की तन्हाई और अकेलेपन को दूर नहीं कर सका।
इनकी अज़दवाजी जिंदगी आम लोगों से बहुत मुख्तलिफ थी। यह अज़दवाजी जिंदगी डरी हुई और कपड़ों में लिपटी लिपटाई पता नहीं किस तरह गिरती पड़ती चलती रही। वो भी किसी घराने की साबर शाकर औरत थी। उसने सब कुछ किस्मत का लिखा समझ कर कबूल कर लिया था। दुनिया की हर खुशी नसीब थी, लेकिन मियाँ बीवी के भरपूर ताल्लुक से तो वह हमेशा महरूम ही रही होगी। फिर जलाली साहब ठीक कैसे हुए? मैंने पूछा। स्किन की कुछ बीमारियां अजीब होती हैं, यह साला साल मरीज को परेशान रखती हैं, लेकिन उम्र के किसी दौर में ये खुद ब खुद मरीज का पीछा छोड़ देती हैं या फिर न होने के बराबर रह जाती हैं। जलाली साहब की तकलीफ के बारे में भी डॉक्टरों का यही कहना था। उनका कहना था कि ये किसी वक्त खुद ही ठीक भी हो सकती है, और ऐसा ही हुआ, लेकिन बहुत देर से हुआ। 19-20 साल पहले की बात है। जलाली साहब की वाइफ को बिफोत हुए 5-6 साल गुजर चुके थे। जलाली साहब की तकलीफ बगैर किसी खसूसी इलाज या दवा के कम होने लगी और फिर थोड़े ही अरसे में नापैद हो गई। अब वो इस हवाले से बिल्कुल सेहतमंद है, लेकिन इस तवील तरीन बीमारी ने इनकी शख्सियत पर जो मनफी असरात डाले वो मौजूद हैं और शिद्दत से मौजूद हैं। बारिश बरस रही थी, लेकिन इसकी सारी खूबसूरती तारीकी में दफन थी। बस मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू हमारे नथनों तक पहुंच रही थी, या फिर पानी की बौछारों की आवाज। आसमान पर बिजली चमकी तो जैसे बरामदे में भी एक बिजली चमक गई। महनाज का पुरशबाब कमान की तरह कसा हुआ जिस्म एक लम्हे के लिए रोशन होकर नीम तारीकी में हो चलो। क्या कहा जाता है कि बादो बारह में औरत का हुस्न निखर जाता है, शायद ठीक ही कहा जाता है। मैंने उसकी तरफ से नजरें चुराते हुए कहा, क्या आप यही कहना चाह रही हैं कि जलाली साहब को अपनी बीमारी की वजह से उम्र भर लम्स की जो कमी रही है वो अब इन्हें नफ्सियाती तौर पर पूरा कर रही है, वो अब इन्हें नफ्सियाती तौर पर परेशान करती है? बिल्कुल ऐसा ही है। आज दोपहर आपने इनकी जो कैफियत देखी है वो अक्सर हो जाती है। ऐसे में अपने वजूद का अकेलापन बड़ी शिद्दत से उनके अंदर उभरता है। इनके हाथों और पाँव की उंगलियों में एक तकलीफ दे सनसनाहट, माथे पर पसीना आता है। मेडिकल जुबान में इस तकलीफ के लिए लंबे चौड़े और मुश्किल नाम है। आप यूं समझ लें कि ये शदीद आसाबी बेकरारी की एक शक्ल है। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। आपने पालतू जानवरों मसलन बिल्लियों वगैरह को देखा होगा। वो अपने जिस्म को किसी जानदार जिस्म के साथ टच करना पसंद करती हैं, पाँव में लौटती हैं, अपना आप अपने मालिक की टांगों से रगड़ती हैं। यह भी इसी किस्म की आसाबी जरूरत के तहत होता है। पिछले 40-50 बरसों में जलाल साहब को जानवरों से जो खसूसी दिलचस्पी पैदा हुई है, इसकी वजह भी शायद यही अकेलापन है। मगर कुछ भी है ताबी साहब, अपने जैसे इंसान की कमी पालतू जानवरों से तो पूरी नहीं हो सकती ना। यकीनन देखने वालों को बहुत बुरा लगता होगा कि यह उम्र रसीदा शख्स है, जवान मुलाजमाओं को अपने इर्द गिर्द रखता है। इनमें से कुछ के साथ करीब होना और लेटना भी पसंद करता है। वो इसे एक बूढ़े की कजरवी और शायद रंगीन मिजाजी से ताबीर करते होंगे, लेकिन वो इस मसले की दर्दनाक बुनियाद से वाकिफ नहीं है। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, डॉक्टर महनाज, आपने तो इस तस्वीर का एक बिल्कुल दूसरा रुख पेश कर दिया है। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से जलाली साहब के लिए क्या किया जा सकता है? शायद कुछ भी नहीं। अब बुढ़ापे की कई बीमारियां जलाली साहब को चिमट चुकी हैं। आप जानते ही हो, इनके 3 बाईपास हो चुके हैं। जिंदगी का तो पल भर का भी भरोसा नहीं, लेकिन जाहिरी हालत से भी पता चलता है कि जलाली साहब अब ज्यादा अरसा नहीं गुजारेंगे। शायद वो 3 साल या इससे भी कम। अब तो कोई ऐसा शख्स हो जो पूरे खलूस और हमदर्दी के साथ जलाली साहब के इन आखिरी दिनों को खुशगवार और कम अजियतनाक बना सके। मैंने कनखियों से महनाज की तरफ देखा। हवा की वजह से उसका आंचल सिर गया था और मुलायम बालों की लटें चेहरे पर झूल रही थी। वो एक ऐसे शख्स का जिक्र कर रही थी जो जलाली साहब की जिंदगी के आखिरी हिस्से को खुशगवार बना सके, और वो शख्स वो खुद थी। वो बड़ी राजदारी से इनकी जिंदगी में आ चुकी थी। मैंने कहा, डॉक्टर महनाज, शायद आप ये कहना चाहती हैं कि कोई औरत ऐसी हो जो जलाली साहब को कुर्बत मुहैया कर सके, लेकिन ये कुर्बत वो अपने इर्द गिर्द मौजूद औरतों से हासिल करते रहते हैं। लेकिन ये भी तो अधूरी कुर्बत ही होती है। आपका मतलब है कि मियाँ बीवी वाली कुर्बत, मगर इस उम्र में और इतनी बीमारियों के साथ? हाँ, ये बात तो है, उसने होले से कहा। फिर जल्दी से मौजू बदल कर बोली, आपके और मेरे दरमियान गहरे एतमाद का रिश्ता है ताबिश। मैं फिर कहूँगी कि हमारे दरमियान जो बातें हों वो हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। यही एतमाद है जिसकी वजह से एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं हम। हो सकता है कि हमारी ये डिस्कशन जलाली साहब को इनके मसलों से छुटकारा दिलाने में मुआवन साबित हो। कितना अच्छा हो कि किसी तरह हम जलाली साहब को बाक्स वाली जिम्मेदारी छोड़ने पर आमादा कर लें। मैंने कहा, महनाज, मैं अपनी तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस एतमाद को जर्रा भर भी ठेस नहीं पहुंचेगी। बस इस हवाले से मैं इमरान की बात जरूर करना चाहूँगा। आप इस मामले में मुझे और इमरान को एक इकाई समझ लें तो आपकी मेहरबानी होगी। मैं हल्फन कहता हूँ डॉक्टर महनाज, मैं इस शख्स पर अपनी जात ही की तरह एतमाद कर सकता हूँ। मेरे और डॉक्टर महनाज के दरमियान कुछ देर तक इस मौजू पर बात हुई और मैं उसे कायल करने में कामयाब रहा। तब गुफ्तगू का रुख एक बार फिर जलाल साहब के अजीबो गरीब किरदार की तरफ मुड़ गया। महनाज उनकी तारीफें करने लगी और ये तारीफें बेजा भी नहीं थी।
जलील साहब एक नहायत पढ़े लिखे बैनुल अक़वामी शोहरत के हामिल शख्स थे। जंगली हयात के मामलात पर उन्हें अथॉरिटी माना जाता था। गैर मुल्की और मुल्की सिलेबस की किताबों में उनका जिक्र मौजूद था। बेशक वो गुस्से के बहुत तेज थे और इनके अलावा भी उनकी शख्सियत में खजरवी थी, मगर उनके किरदार के इखलाकी पहलू भी काबिल जिक्र थे। इन्हें गैर मुल्क शहरियत की आफर्ज हुई, लेकिन वो पक्के पाकिस्तानी थे। उन्होंने अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। वह माजी की खूबसूरतियों में जिंदा रहने वाले शख्स थे। वो जवानी में आला ओहदों पर भी फायज रहे, लेकिन इनका नाम हर किस्म की आलाइश से पाक रहा। वो सच की हमायत में बोलने वाले और फिर डट जाने वाले शख्स थे। एक ऐसा बंदा जिसके कमजोर जिस्म के अंदर एक ताकतवर मुजाहमत कार मौजूद था। महनाज ने जहानत और मामला फहमी के हवाले से भी जलाली की तारीफ की थी। मैंने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं महनाज, अब इनका यह फैसला ही देखो कि इन्होंने बाक्स के बारे में अपने सिवा और किसी को बताया ही नहीं। अगर बताया होता तो बाक्स कब का इनके हाथ से निकल चुका होता। खाइने मालूम था कि ये लोग बाक्स की खातिर फार्म हाउस के मकीनों पर तशद्दुद की राह भी इख्तियार कर सकते हैं। कुछ दिन पर भी तशद्दुद हो सकता था, लेकिन सिर्फ एक हद तक। तशद्दुद करने वाले इन्हें जिंदगी से महरूम करने का रिस्क नहीं ले सकते थे, और वो अब भी नहीं ले सकते। वो अब जान चुके हैं कि जलाली साहब के सिवा बाक्स का इल्म और किसी को नहीं, और वो ये भी जान चुके हैं कि जलाली साहब कई बीमारियों के निशाने पर हैं। इन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, और अगर कुछ हो गया तो वह बाक्स आराकोए समेत हमेशा के लिए लापता हो सकता है। बेशक मैंने तायद की, हम यही फर्ज कर लेंगे कि जलाली साहब ने बाक्स किसी दरख्त की जड़ों में गड़ा खोद कर दबा दिया है। अब फार्म हाउस के इर्द गिर्द हजारों दरख्त हैं, कोई कहां तक ढूंढ सकता है। डॉक्टर महनाज ने कुर्सी पर पहलू बदलते हुए कहा, मैं कल रात भी देर तक सो नहीं सकी। बार बार तुम दोनों की बनाई हुई वीडियो के मंजर निगाहों में घूमते रहे। मानना पड़ता है यह वाकई दिल गुर्दे का काम था। बगैर किसी हिफाजती इंतजाम के तुम लोग जावेद जैसे शख्स के ठिकाने में घुसे और उसके दो बंदों को कत्ल करके दंदनाते हुए वापस आ गए। हर गुजरने वाले दिन के साथ मैं तुम दोनों के बारे में उलझती जा रही हूँ। तुम बहुत खतरनाक हो, किसी वक्त डर लगने लगता है तुम लोगों से। दुश्मनों को तो डरना चाहिए, लेकिन यह हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि दोस्त भी हमसे डर रहे हैं। वो फीके अंदाज में मुस्कुराई, अनजानी चीज का डर ज्यादा होता है। तुम दोनों अपने बारे में खुलकर बताते भी तो नहीं हो। क्या तुमने अपने बारे में सब कुछ खुलकर बता दिया? मेरे सवाल पर वो एकदम चौंक कर मुझे देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर रंग भी गुजरा होगा जो नीम तारीकी की वजह से नजर नहीं आया। क्या कहना चाहते हो? मैंने जल्दी से बात बदली। यही कि हम एक दूसरे पर जितना ज्यादा भरोसा करेंगे इतना ही जलाली साहब का फायदा होगा, बल्कि यहाँ मौजूद हर शख्स का फायदा होगा। हमें समझना चाहिए कि हम हालते जंग में हैं। महनाज के चेहरे पर परेशानी की परछाइयां थी। वो खोए अंदाज में बोली, वीडियो के मंजर याद आते हैं तो हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि जावा जैसा शख्स चुपका बैठा रहेगा। कई दफा तो ऐसा होता है कि किसी बात का रद्दअमल जितना ताखीर से होता है वो उतना ही शदीद होता है। हाँ डॉक्टर, तुम्हारी बात को मुकम्मल तौर पर गलत भी नहीं कहा जा सकता। अब हम दोनों एक दूसरे को बितकल्फी से तुम कहकर मुखातिब कर रहे थे। डॉक्टर महनाज ने आगे झुककर अपनी ठोड़ी हाथों के प्याले में रखी और कलाइयों की चूड़ियां छन छना कर कोनियों की तरफ चली गई। वो पुरसोच अंदाज में बोली, कल तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही थी कि हमें देखना चाहिए। मुख्तार मलिक जैसी कोई भेड़ तो कोठी या फार्म हाउस में मौजूद नहीं। बिल्कुल डॉक्टर, सियाने यही कहते हैं कि खुले दुश्मन से छुपा दुश्मन कहीं ज्यादा खतरनाक होता है।